नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय होने के साथ ही शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारी को लेकर प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि जब भी तैयारी होगी और इसकी सूचना आपको पहले होगी और जल्द होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक साय कैबिनेट का विस्तार 12 या 13 जनवरी को तय है। सूत्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में हरियाणा की तरह मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्रियों का फॉर्मूला लागू हो सकता है। निकाय चुनाव सौगात देंगे आप? क्या है, आने वाले समय में चुनाव होना है नगरीय निकाय के, तो हमारे डिप्टी सीएम जिनके पास नगरीय प्रशासन भी है और जिन्होंने 7,000 करोड़ से ज्यादा की राशि विभिन्न नगरीय निकायों को दी है, तो उन कामों के लोकार्पण भूमि पूजन में जा रहे हैं लगातार। और आज बालोद गए थे, वहां 141 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है और नवनिर्मित जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का भी वहां पर शुभारंभ किए हैं और धमतरी में 268 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। सर, दिल्ली चुनाव को लेकर डॉक्टर हम स्पष्ट रूप से कानून के तहत काम करते हैं और हमारा मानना है कि समाज में इस प्रकार के अलग अलग तरीके से जो परिवर्तन करने का, ये धर्म परिवर्तन करने का जो खेल खेलते हैं, ये कांग्रेस के पृष्ठभूमि में है। मैं उस पर टिप्पणी न करूँ कि क्या होता था। प्रकार से शादी करने के बाद भी गांधी शब्द नहीं खत्म होता है, ये आप लोगों ने देखा है। चिंता मत कीजिए, कोई जब भी तैयारी होगी आपको सबसे पहले सूचना होगी और जल्द ही होगी, चिंता नहीं। उधर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा कोर कमेटी मंत्रिमंडल और महामंत्रियों की बैठक हुई और भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें निकाय और पंचायत चुनाव के मुद्दे तय किए गए हैं। बैठक में महापौर अध्यक्ष सहित पार्षद प्रत्याशी चयन का मापदंड भी तय किया गया। चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई है। बीजेपी की कोर कमेटी मंत्रिमंडल की बैठक की जा रही है और ऐसे में सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक हुई। उधर भोपाल के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मिले, यही सरकार की इच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा में युवाओं को यह योजनाएं मदद करेंगी। और वहीं सीएम मोहन यादव ने जीतू पटवारी के सवाल पर जवाब भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम विज्ञापन निकालकर भर्तियां कर रहे हैं, अभी 1 लाख भर्ती कर रहे हैं और अगले 5 साल में हम 2.5 लाख भर्तियां करेंगे। वहीं मोहन यादव ने पर्यटन को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश पर्यटन क्षेत्र के समृद्ध और लगातार इस क्षेत्र में काम चल रहा है। प्रसन्नता है कि आज खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा 2 योजनाएं सबके बीच लाई गई और उन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को भविष्य में रोजगार मिले, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा के निखार के लिए सरकार के माध्यम से मदद मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पार्स योजना जो सेना, पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती के लिए प्रतियोगी बच्चों के लिए वो परीक्षा के लिए कोचिंग और सब प्रकार की मदद करने का संकल्प ले रही है। साथ ही साथ सब प्रकार की जानकारी दिलाते हुए जो विभाग काम कर रहा है, इन योजनाओं के भरोसे से युवाओं को न केवल अपने जीवन में भविष्य की साधना का मौका मिलेगा, बल्कि इस आधार पर वो मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करेंगे।
मैं मेरे मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग को बधाई देना चाहूंगा। अच्छी योजना और खास करके 12 जनवरी युवा दिवस के पूर्व युवा शक्ति का प्रतीक और युवा महोत्सव का राज्य स्तरीय आज बहुत प्रसन्नता का और संतुष्टि का दिन है। हमारे विभाग ने पहले दिन से यही लक्ष्य लिया था कि खेल के साथ साथ युवा कल्याण, इस पर हम काम करेंगे और आज हमने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कर कमलों से 2 ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है जो मील का पत्थर साबित होगी। हमने ये निश्चित किया है कि वो युवा जो आगे वाले समय में पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री की जो नौकरी में जाना चाहते हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए हम संभागीय स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे। उधर राजभवन में कुलगुरुओं की बैठक के बाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है, उच्च शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा जगत को लेकर हम और हम साथ में बैठे थे। हमने प्रयास किया कि हमारे उच्च शिक्षा में सभी विश्वविद्यालय कोर्स अच्छे से संचालित करें। नई शिक्षा नीति 2020 का मूल भाव यही है, इसके आधार पर अधिक कोर्स संचालित हो, युवाओं को रोजगार मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उच्च शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा जगत को लेकर के जिस प्रकार से महामहिम और हम लोग आज बैठे हैं, हमने प्रयास किया कि हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार के विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कोर्स अच्छे से संचालित करें और ये नई शिक्षा नीति 2020 का भी मूल भाव यही है। और इसी आधार पर अधिक से अधिक कोर्स जिसमें भविष्य में रोजगार मिले, विद्यार्थियों को मौका मिले, विश्वविद्यालय की अपने स्ववित्तीय आधार पर सभी प्रकार के कोर्स खोलने की आज हमने बात कही है। हमने एक और निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के अंदर के सभी प्राध्यापक और इन सबको भी जैसे सरकार के कॉलेजों के अंदर प्रिंसिपल और प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर का सरकारी जो उनका सब प्रकार की सुविधा मिलती है, विश्वविद्यालय में समान रूप से उन सबको उसका लाभ दिलवाया जाए। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो गई, तो क्या कामना मध्य प्रदेश के? भगवान कृष्ण सबका मंगल करे। उधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रेस वार्ता की और जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 1 साल से सकारात्मक राजनीति करती आ रही है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लूट, चोरी, डकैती का पर्याय बन चुकी है और पीएम मोदी कहते थे कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन यहाँ बीजेपी के लोग ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने सीएम से कहा कि प्रदेश में कोई 5 ईमानदार तहसील बता दें जहां करप्शन न हो। साथ ही उसका आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 1 साल से लगातार सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का आह्वान करती आई है और सरकार के मध्य प्रदेश के विकास में सही बात करती आई है। पर साथ ही साथ जैसे बार बार इस्पा होने लगी पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे मध्य प्रदेश में कि ये सरकार है कर्ज की, क्राइम की, करप्शन की और कमीशन की। भारतीय जनता पार्टी का पर्याय बन गई लूट, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार। मतलब बीजेपी बोलो या लूट बोलो, बीजेपी बोलो करप्शन बोलो, बीजेपी बोलो या चोरी बोलो, बीजेपी बोलो या हर तरीके के भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई भारतीय जनता पार्टी। उधर एचएमपीवी के बढ़ते मामलों ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। बीते पिछले 15 दिनों में चीन में इस वायरस का गंभीर प्रभाव देखा गया है। वहीं अब भारत में 1 साल से कम उम्र के 5 बच्चे इससे प्रभावित पाए गए हैं। इनमें बेंगलुरु और अहमदाबाद के केस शामिल हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इस वायरल को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा जल्द ही गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। और आपको बता दें कि एचएमपीवी वायरस सांस से संबंधित बीमारी है जो कोरोना की तरह वायु के माध्यम से फैलता है। खांसी, जुकाम और सांस लेने में कठिनाई, बुखार, थकान, सतर्कता बरतने की सलाह जैसे लक्षण जो है इसमें शामिल हैं। जबलपुर के सीएमएचओ ने बताया कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी को इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो
तो डॉक्टर से संपर्क करें और घर में आइसोलेट हो रहे और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, मास्क का उपयोग करें और व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करें, लोगों से उचित दूरी बनाए रखें। सीएमएचओ ने कहा कि देश में अब तक प्रभावित मरीज गंभीर स्थिति में नहीं है। सुरक्षात्मक उपायों का पालन करके वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है। न्यूमो वायरस जिसकी जानकारी चाइना से शुरू हुई पिछले 15 दिन से और काफ़ी गंभीर वहाँ उसने प्रभाव डाला है। हमारे देश में अभी 5 बच्चे प्रभावित मिले हैं, वो सभी 1 साल से कम उम्र के हैं, बेंगलोर और अहमदाबाद में। राज्य में अभी इसी तरह का कोई भी मरीज नहीं मिला है मध्य प्रदेश राज्य में। और भारत शासन की तरफ से आज या कल गाइडलाइन जारी होने वाली है और मध्य प्रदेश शासन से भी गाइडलाइन जारी होगी। हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर हमारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को ये जानकारी दे दी है कि यदि सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति, बच्चा आता है तो यदि भर्ती करने की ज़रूरत है तो उसको आइसोलेशन में भर्ती करें। और आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि यदि इस तरह का लक्षण किसी में आ रहा है तो वो घर में आइसोलेट रहें, डॉक्टर की सलाह लें। औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में मजेस्टिक राइस के द्वारा ओवरलोड गाड़ियां धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। इन दिनों मंडीदीप में राइस मिलों की भरमार बड़े पैमाने पर है, जहां पर धान और चावल से भरे ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई हैं, घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और वहीं अधिकारियों के जानकारी होने के बावजूद भी इन ओवरलोड ट्रकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों की छत्रछाया में पल रहे अधिकारी अपनी जेब को गर्म कर बड़े पैमाने पर पैसा बना रहे हैं, जिससे फिक्र होकर कंपनी मालिक और मोटर मालिक ओवरलोड गाड़ियां चलाते रहते हैं। खबर पन्ना जिले से है, जहां जिले के सिमरिया तहसील अंतर्गत ग्राम दनवारा में गांव की बेटियों के जन्म पर माताओं के 5-5 हजार रुपए वितरित किए गए। बता दें कि गांव के बेटे और भारतीय थल सेना में सूबेदार पुष्पेंद्र तिवारी द्वारा रुपयों का वितरण किया गया। जानकारी के मुताबिक पुष्पेंद्र तिवारी भारतीय थल सेना में सूबेदार के पद पर थे। वह सेना से सेवानिवृत्त के बाद लगभग 3 सालों से गाँव में जन्म लेने वाली बेटियों की माताओं को 5-5 हजार रुपए अपनी पेंशन और अपने निजी व्यय पर देते चले आ रहे हैं। अब उन्होंने 18 बच्चियों की माता को 5-5 हजार रुपए नगद राशि के तौर पर दिए, जिससे कि उनकी अच्छी परवरिश के लिए काम आ सके। मेरी प्रेरणा का स्रोत मेरी धर्मपत्नी, मेरे माता पिता और आसपास के लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये लोग मुझे डायरेक्शन देते हैं। अगर मैं इनसे कुछ पूछता हूँ और करने की सोचता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपनी वाइफ को हर चीज़ बताता हूँ। वो फिर अगर मेरा उसके लिए वो एग्री करती है तो उन्हीं के बताए हुए कार्यों को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मैं अपने माता पिता से भी डिस्कशन करता हूँ, कभी उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। वो हमेशा ये बोलते हैं कि बेटा जब जो भी आपको अच्छा लगे आप वो करिए। खबर विदिशा से है, जहां कुशाभाऊ ठाकरे खेल परिसर में रही 55वीं राष्ट्रीय कनारा T20 ट्रॉफी का फाइनल मुकाबले में दिल्ली ने 4 विकेट से नागपुर को शिकस्त दी। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, तो वहीं नागपुर की पूरी टीम ने 137 रनों पर सिमट गई। और बता दें कि दिल्ली की ओर से सौमवीर, आशीष और उत्कर्ष ने 3-3 विकेट झटके, तो वहीं 138 रन का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम ने कुलदीप के 49 गेंद पर 80 रन की बदौलत यह मुकाबला 4 विकेट से जीता और सीरीज पर अपना कब्जा जमाया। वहीं टूर्नामेंट के बैट्समैन 138 रन बनाने वाले सौरभ रहे और टूर्नामेंट के वेस्ट बॉलर 7 विकेट लेने वाले आशीष सिंदौरिया रहे। टूर्नामेंट के समापन अवसर पर विदिशा जिले से कई मंत्री मौजूद रहे। आयोजित 55 टूर्नामेंट में आने का अवसर मिला, जानकर बहुत आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई कि 55 साल पहले क्रिकेट शुरू हुआ और आज तक लगातार चल रहा। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ के समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इतना अच्छा ग्राउंड और इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन हुआ, उसके लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं, उनकी पूरी टीम, क्योंकि खेल
दिखता जरूर एक दिन है, लेकिन उसके ये लगातार 55 वर्षों से आयोजित होती आ रही कनारा प्रतियोगिता का आज समापन हुआ है, जिसमें फाइनल मुकाबला दिल्ली की टीम ने जीता है। नागपुर और दिल्ली के बीच ये मुकाबला था, जिसमें दिल्ली की टीम विजेता रही। आज के इस समापन के अवसर पर विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल, श्रीमती माया नरोलिया जी, राज्यसभा की सांसद, विदिशा विधायक और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी जी व अन्य जनप्रतिनिधि के सहित बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी। विजेता और उपविजेता को क्या प्राइज दिया? इसमें विजेता की टीम को 1.5 लाख का पुरस्कार और उपविजेता रायसेन में हाल ही में प्रशिक्षण भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित अंतर्विभागीय रिसर्च के लिए विषय यश का वैज्ञानिक विश्लेषण वैज्ञानिक दल की बैठक यन स्थल दशहरा मैदान मंडीदीप पर आयोजित की गई और इस बैठक में डॉक्टर रशिन सक्सेना, डॉक्टर संध्या त्रिवेदी, डॉक्टर रुचिरा चौधरी, डॉक्टर अंजलि आचार्य, डॉक्टर अखिलेश शबडे संघ कई सदस्य उपस्थित रहे। वहीं प्रवीण कोडरी पंड निवारण मेटल मध्य प्रदेश इस बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसी के साथ वैज्ञानिक दल के मध्य कार्य विभाजन किया गया। गायत्री परिवार यहाँ मंडीदीप में सभी उपस्थित वैज्ञानिक दलों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज से यहाँ पर प्री मॉनिटरिंग यज्ञ का वैज्ञानिक शोध हेतु हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं डॉक्टर संध्या त्रिवेदी गायत्री परिवार की सदस्य हूँ और शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में पदस्थ हूँ, प्राध्यापक साइंस शास्त्र। हमारे साथ ही टीम में डॉक्टर रुचिरा चौधरी भी हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में है, हेड ऑफ द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। उधर शिवपुरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मां बेटे का शव मड़ीखेड़ा डैम के पास कैचमेंट एरिया में भरे पानी में मिला है। जानकारी मिली है कि मृतक महिला कमलेश अपने 1.5 साल के बच्चे रेयांश के साथ सोमवार सुबह लापता हो गई थी और वहीं एसडीआरएफ की टीम मंगलवार की सुबह 1.5 साल के मासूम का शव बरामद किया था, तो वहीं बुधवार को महिला का शव भी मिला। मिली जानकारी के मुताबिक कमलेश की 7 साल पहले भोलाराम बघेल के साथ में शादी हुई थी। उसकी 3 साल की बेटी और 1.5 साल का बेटा था। सोमवार को वह बिना बताए मायके ससुराल के लिए निकली, लेकिन कमलेश और उसके बेटे रेयांश का मड़ीखेड़ा डैम के कैचमेंट एरिया में भरे पानी में शव मिला है। इस मामले में अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि कमलेश यहां तक कैसे पहुंची और उसकी मौत का कारण क्या है। कुछ नहीं है सर, कुछ तो रहा हूँ। मैं पत्नी के साथ में भी नहीं था, मम्मी पापा की यहाँ थी पत्नी। मैं अपना काम कर रहा था कोलारस में, मैं काम करता हूँ छोटा पूरा गरीब आदमी। जी वो अपने माता पिता के यहाँ आए थे, संक्रांत मना कर मैं आ जाऊँगा। मेरी सासू माँ ने भी बात करी कि बेटा मोड़ी को पहुँचा दो आप, मेरी लड़का की बहू में लड़की भाई। भैया जी आपकी कौन थी कमलेश? बेटी कहाँ से कहाँ आ रही थी? ससुरा कौन से यहाँ? कहाँ मिली इसकी लाश? मड़ीखेड़ा में। कब से लापता थी ये? परसों सवेरे से। आज कितने बजे मिली है? आज मिली है 11-12 बजे। तो बेटे के साथ में कौन थी? क्या है? बेटा लेके गई। कितने साल का था बेटा? 1.5 साल का। तो क्या लग रहा है आपको पूरे मामले में किसी ने हत्या की है कि खुद ही सुसाइड किया है? कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, तो अभी कुछ समझ नहीं। पति कहाँ रहते थे इनके? पति अच्छा, क्या नाम इनके पति का? गोलू। तो आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हत्या आ गया? उधर कांकेर जिले के पंखांजूर से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एक्शन से नक्सली संगठनों की जड़ें अब उखड़ने लगी हैं। महाराष्ट्र राज्य के नक्सली पैठ गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के एनकाउंटर से माओवादी खौफजदा हैं। इसी कड़ी में 2 हार्डकोर महिला नक्सलियों ने लाल आतंक का साथ छोड़कर आत्मसमर्पण किया और दोनों के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम था। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने बाघ संरक्षण को लेकर अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण बाघों की मौत हो रही है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर बाघ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करता है और वहां नुकसान पहुंचाता है तो वन विभाग को ग्रामीणों को समय पर मुआवजा देना चाहिए।
में और जिम्मेदारी से काम करने की आवश्यकता है। देखिए, टाइगर जंगल में अगर आ रहा है, जा रहा है, वन विभाग के कर्मियों को पता ही नहीं चलेगा तो उसकी सुरक्षा के लिए पहल कैसे करेगा। आपको हर समय सजग रहना होगा कि टाइगर का मूवमेंट आ रहा है, पंजे हैं, उसको देखना रहता है, और टाइगर पहुंचा है, कहीं किल किया है, पता चल जाता है। आएगा तो ऐसे ही नहीं है कि चुपचाप आएगा और चुपचाप चला जाएगा। यहाँ भी मैंने सुना कि 2 शेर अभी अपने जिले में आए और पता चल गया, तो पता चल के उनको सुरक्षित जगह ले जाने के लिए पहल हो गई। छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत महेंद्रगढ़ के एक हितग्राही को श्रवण यंत्र और ब्रेल किट प्रदान की गई और हितग्राही को कान से कम सुनाई देने की समस्या थी, जिसके कारण उन्हें दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। श्रवण यंत्र मिलने के बाद में अब उन्हें सुनने में आसानी होगी, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार आएगा। समाज कल्याण विभाग की इस पहल के तहत राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन कृत्रिम अंग उपकरण प्रदान और प्रदाय योजना, निःशक्त छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का लाभ भी हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। ये प्रयास सरकार की दिव्यांगजनों के प्रति समर्पित भावना को दर्शाता है और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। जिला महेंद्रगढ़ अभी नवगठित जिला है और यहाँ पे बहुत से हितग्राही है, दिव्यांग हितग्राही है, जिन्हें उपकरण वगैरह वितरण नहीं हो पाया था। तो जिला बनने के बाद और जिले में समाज कल्याण विभाग का कार्यालय खुलने के बाद हम लोगों ने सभी वार्डों में, सभी ग्राम पंचायतों में ऐसे लोगों को नामांकित किया जो जिन्हें उपकरण की आवश्यकता है। तो ऐसे उपकरण लेने के लिए हम लोगों ने वार्ड पार्षदों को, ग्राम पंचायत के सरपंचों को यहाँ पे बुलाया और उनको वितरण किया। तो हम लोग का अनुरोध ये है कि जो भी उपकरण प्राप्त करना चाहते हैं हमारे विभाग से, तो उनको जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर दूर पामगढ़ ब्लॉक के रसोटा धाम मंडी में किसानों ने जो है 42.120 ग्राम धान लिया जा रहा है, जबकि जांजगीर कलेक्टर का आदेश है कि किसान से 40.600 किलोग्राम धान लेना है। और लेकिन रसोटा धान जो है मंडी प्रभारी चंद्रसेन ने बताया कि कलेक्टर का भय लगातार किसानों से 1 से 2 किलोग्राम धान ज्यादा लिया जा रहा है। साथ ही साथ किसानों के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है और हजारों बोरी धान को खाली जमीन में रखा गया है। मैं हमाली करता हूँ। कहाँ से हो आप? तिलाई सिलाई से। अच्छा, यहाँ जो फड़ में भूसी दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिख रहा है क्या? नीचे में धान को सुरक्षा व्यवस्था के नीचे में भूसी, नीचे में भूसी है, कई जगह दिख रहा है, कई जगह मतलब नहीं दिख रहा है। मैक्सिमम जगह नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना मेरे को, वहाँ पर है वो भूसी। और जो नहीं दिख रहा है पीछे में इधर है। हाँ, और ये इसमें नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर की बीजेपी विधायक रायमुनि भगत ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक सभा में बेतुका बयान दिया था। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला बीते वर्ष 1 सितंबर 2024 को आस्था चौकी क्षेत्र के ग्राम ढेंगनी में एक भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान ईसाई समाज के आराध्य ईसा मसीह पर कथित टिप्पणी की थी। विधायक ने सादरी भाषा में ईसा मसीह के जीवित होने पर उंगली उठाते हुए बयान दिया था। खबर अंबिकापुर से है, जहां जिला पंचायत कार्यालय के समक्ष सैकड़ों की संख्या में सस्कालो ग्राम पंचायत के ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पंचायत के सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया है और जो नया सचिव आया है वह शराबी है और काम नहीं करता। बता दें कि जिला पंचायत सीईओ ने उनके आरोप को स्वीकार नहीं किया। खबर रायपुर से है, जहां महादेव घाट के खारू नदी में महिला की संदिग्ध लाश पानी में तैरती हुई मिली है और लाश मिलने की सूचना पर पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में
इतना ही, नमस्कार।